समझ लेते हैं। उदारवाद की विशेषता में क्या समझना है? उदारवाद की विशेषता को हम 4 भाग में देख सकते हैं। राजनीतिक रूप से क्या विशेषता है, आर्थिक रूप से क्या है, सामाजिक रूप से क्या है, अन्य में क्या है। राजनीतिक में व्यक्तिगत अधिकार को ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ ये कोई समझौता नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप ग्रेजुएशन में, बस मैं यहाँ काम भर का बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए। अब्राहम लिंकन, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जो भी राज्य सत्ता में होगा, जो राज सत्ता पे काबिज होगा, वो लोगों के मतदान के हिसाब से होगा, ठीक है। लोग उसे चुनकर भेजेंगे और वही करेगा, और उसका एक पीरियड ऑफ टर्म्स होगा। ऐसा नहीं है कि कितने भी साल के लिए होंगे, पीरियड ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, कि कितने साल के लिए, वो सब संविधान में जो हमारा लॉ प्रोसीजर होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिवाद। मैंने कहा ना, व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म की बहुत बात करते हैं, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा व्यक्तिवाद में, ठीक है। कानून का शासन होगा, सारे कानून के हिसाब से फंक्शन करेगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव, मैंने अभी बता दिया है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, चुनाव के द्वारा ही लोगों को सरकार बनाने की वो रहेगी। स्वतंत्रता रहेगा, निष्पक्ष न्याय होगा और उत्तरदायी सरकार होगी। ये लिबरलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, किसका? पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आर्थिक में अगर हम बात करें, देखो यही विवाद होता है मार्क्स के साथ, ये आर्थिक चीजों में ही ये विवाद हो जाता है। वो कहते हैं कि देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो भी व्यवस्था होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि भाई मैं कंपनी लगाऊंगा, ये मेरा जितना विकास होगा, मजदूर लोग काम करेंगे, और जो उसका मालिक होगा कंपनी का, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाता है। जो पूंजी लगाने में सक्षम है, जो पैसा लगा के कंपनी खोलने में सक्षम है, वो उसका विकास बहुत तेजी से होगा, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। लेकिन जो काम कर रहे होते हैं ना, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसके बारे में मार्क्स ने बहुत अच्छे से बताया है, दास कैपिटल नाम की बुक में उन्होंने लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, ठीक है। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, उसमें भी उन्होंने कहा, बहुत अच्छे से मजदूरों को बताया कि कैसे तुम सत्ता में आ सकते हो। हालांकि ये सब आज के समय में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी कम्युनिज्म है, कहीं भी समाज, हालांकि कई देश कहते हैं, चीन, रसिया, ये सब कहते हैं कि हम समाजवादी हैं भाई, हम कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब के सब कैपिटलिज्म को अपना चुके हैं, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे बेस्ड होगा, ठीक है। उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होंगे, बता दिया मैंने। लाभ कमाएगा, जो भी पैसा लगाता है वो लाभ कमाता है, ठीक है। उसी का जो जितना सरप्लस आएगा, जितना प्रॉफिट आएगा ना, वो सारा किसका होगा? वो कंपनी के मालिक का होगा, जो मास्टर होगा उसका, जो ओनर होगा उसका हो जाता है। और स्वतंत्र बाजारवाद होगा, कहता है बाजार को कंपटीशन पे छोड़ दो, कंपटीशन होगा। मतलब अगर मैं जूता का उत्पादन कर रहा हूं तो आप भी जूता का उत्पादन करो, 100 लोग जूता का उत्पादन करें और उनके बीच में प्राइस को लेकर कंपटीशन हो, और प्राइस को कंपटीशन लेके होगा तो क्या होगा? प्राइस कम होते चले जाएंगे, कम होंगे प्राइस, जो सबसे कम दाम में दे पाएगा उसका ग्रोथ होगा, और बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी कोलैप्स कर जाएंगे। समझ रहे हो? अभी देखो जियो ने क्या किया, जियो जो आया, जियो क्या किया, जियो ने कह दिया भाई ये ले सिम फ्री, सबको फ्री 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 फ्री, 6 महीना फ्री, सारी को मार्केट से हटा दिया, जितनी कंपनियां थी सब गायब हो गई। 2 बच गए, एयरटेल और जियो। आज जियो तय करता है कि किसी भी रिचार्ज का जो प्राइस क्या होगा। जियो ने प्राइस बढ़ाया, एयरटेल प्राइस बढ़ा देगा, जियो ने प्राइस कम किया, एयरटेल को प्राइस कम करना पड़ेगा। यानी अब पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है? जियो कंट्रोल कर रहा है। यही होता है, यही कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा। आपको समझ में आ गया होगा, इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है, ये हो गया, ये मेन चीज है। अब सामाजिक की बात कर ले तो कहते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होगी, जिसमें धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जितने धर्म के लोग मानने वाले होंगे ना, उन सबको संविधान में जो सुरक्षा दी गई होगी सबके लिए समान होगी।
किसी के साथ भेदभाव किसी भी धार्मिक विश्वास वाले का जो जिसको जिसमें आस्था रखनी है। अब जैसे भारत है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत में ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ठीक है, यहूदी हैं, जिसको जिस धर्म में आस्था हो वो रखे। संविधान किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, वो अपनी आस्था बना के रख सकते हैं। लेकिन ठीक है, कई बार होता है कि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक पे हावी हो जाते हैं। ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, ये सब पे ध्यान मत दो, ये बस सामाजिक ही समझो, यहाँ थियरी समझो, ठीक है। तो समानता पे आधारित क्या होगा? समाज। समानता पे आधारित का मतलब ये नहीं कि पैसा में सब समान हो जाए, चलो भैया सबको पैसा समान करो, नहीं, ये बात नहीं कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार की बात कर रहा है, जैसे जीवन जीने की, जीवन की सुरक्षा, ये कोई किसी को मार नहीं सकता, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो किसी को मार नहीं सकता। यहाँ पे इससे मैटर है, ये नहीं कि सबको पैसा में बराबर मार दो भाई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें इतना ज्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंसेस ही नहीं होते, ठीक है। फिर मार्क्सवाद क्यों इसकी बुराई करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे बिजनेस करने का जैसा अवसर आपको मिलना चाहिए वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, वैसा एक गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पढ़ने की आजादी जैसा आपको मिलना चाहिए वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, वैसा सबको मिलना चाहिए। सरकार जो काम करेगी सबके लिए बराबर करेगी, लेकिन जो इंडिविजुअल है, जो अपने लिए विकास करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में सारे बच्चे एक जैसे तो होंगे नहीं पढ़ने में, कोई 6 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, तो क्या सबको बराबर मार्क्स दे दे? नहीं, जैसा जो करेगा उसके हिसाब से उसको उतना प्रॉफिट, उतना बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे बात करता है, ठीक है। और भेदभाव का उन्मूलन होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्य में अगर देख लें तो राज्य एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और सीमित शासन की अवधारणा है। राज्य ये कहता है कि राज्य जो है ना, लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है। मैं पिछली क्लास में आप देखोगे तो मैंने बताया है कि समाज और राज्य में कौन बड़ा है? समाज बड़ा है। राज्य की जरूरत क्यों पड़ी होगी? लॉक साहब कहते हैं कि देखो क्या होता है कि जब राजा निरंकुश हो जाता है या राजा निरंकुश हो जाता है, एनार्की, बहुत ज्यादा एनार्की हो जाता है और वहां पे अराजकता फैलने लगती है, तो क्या होता है, लोगों की संपत्ति जो है ना, संपत्ति से बहुत प्यार होता है। आदमी देखो क्या करता है, जमीन के लिए मर्डर तक कर देता है कि नहीं कर देता है? संपत्ति के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार। चोर और डाकू क्या करते हैं? धन के लिए किसी को चक्कू मार दिए। तो संपत्ति से बहुत प्रेम होता है सबको, और संपत्ति की सुरक्षा के लिए और जीवन की सुरक्षा के लिए एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो राज्य होगा, और राज्य इन लोगों की संपत्ति की और जीवन की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। तो ये मेनली उदारवाद की विशेषता है, ठीक।